गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का +2 आर्ट 7th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम समकालीन विश्व में सुरक्षा है। तो इस पूरे लेसन में लगभग जो विश्व के सामने, किसी एक राष्ट्र के सामने नहीं, पूरे विश्व के सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में, उनके क्या क्या उपाय हैं, किस तरीके से उन समस्याओं का सामना किया जा सकता है, इस बारे में पूरे लेसन में आपको विस्तारपूर्वक बताया गया है कि कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा किस तरीके से कर सकता है या संपूर्ण विश्व की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो चलो पहले इसको शुरू करते हैं, पहला पॉइंट लेते हुए शुरुआत से ही कि जो सुरक्षा का अर्थ है, सुरक्षा का आमतौर पर आप समझ सकते हो कि भाई अपनी रक्षा करना ही कह सकते हो, मोटे तौर पर जो समझते हैं कि भाई सुरक्षा कहलाता है। लेकिन यहाँ भी मीनिंग वही है कि जो खतरा है या आज़ादी है या मुक्ति है, परंतु विश्व के जो अलग अलग दल हैं वो इनको अलग अलग मायने में देखता है। कोई अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा करता है, कोई मानव जाति के नुकसान से बचने के लिए अपनी सुरक्षा करता है कि भाई कभी कोई दूसरा राष्ट्र हमारे ऊपर हमला कर दे, उससे सुरक्षा करता है, कोई आतंकवाद से सुरक्षा करता है। तो सभी दलों के अलग अलग मायने हैं। अगर मुख्य रूप से इसका देखा जाए तो सामान्य रूप में जो भी सुरक्षा का अर्थ है वो है कि भाई कोई भी खतरा से अपनी सुरक्षा करना, वो ही सुरक्षा कहलाता है। अब सुरक्षा क्या इसमें है, ये है सुरक्षा के परंपरागत उपाय। इसमें दो तरीके की सुरक्षा होती है। सुरक्षा के जो उपाय हैं, परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा। पारंपरिक बोल सकते हो, परंपरागत बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ आगे आएगा वो भी आपका कि उनमें क्या क्या अंतर है, किस तरीके से है। तो सुरक्षा के जो पारंपरिक कह लो या परंपरागत उपाय हैं, उसमें सबसे पहले है आपका शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या होता है कि जब किसी भी राष्ट्र के पास मान लीजिए जितने सैनिक हैं या फिर जैसे परमाणु बम वगैरह हैं, मिसाइल वगैरह हैं, उतनी ही दूसरे राष्ट्रों के पास भी मिसाइल और परमाणु बम वगैरह होता है, उसको कहा जाता है शक्ति संतुलन। और शक्ति संतुलन एक दूसरे देश के में होना बहुत ही ज़रूरी है। विशेष तौर पर ये जो कोई राष्ट्र है उनके सभी अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, क्योंकि जो भी कभी किसी के साथ कोई घटना, सीमा विवाद होता है या किस तरह की वैसे उसका विवाद होता है, वो पड़ोसी राष्ट्रों से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले जो पड़ोसी राष्ट्र है, अगर दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है, बराबर की सेना होती है, तो कोई भी राष्ट्र एक दूसरे की सीमा का या फिर कह सकते हैं उनके क्षेत्र का कोई हनन नहीं कर सकता या उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई गैर नैतिक कार्रवाई भी नहीं कर सकता। तो इस शक्ति संतुलन तो ये है कि भाई अगर शक्ति संतुलन रहेगा तो सुरक्षा बनी रहेगी, एक दूसरा राष्ट्र किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। अब ये है कि भाई सैन्य गठबंधनों का निर्माण। सैन्य गठबंधनों का निर्माण आपने देखा होगा कि शीत युद्ध का टाइम था, उस टाइम जैसे नाटो, सीटो, ये वार्सा पैक्ट वगैरह आदि सैनिक संगठन बनाए गए। सैनिक संगठन ये विशेष तौर पे इसमें कुछ देशों की सेना शामिल होती थी और इसमें ये कहा जाता था कि भाई अगर इसी मान लीजिए 5 देशों ने एक मिलकर एक समूह बना लिया और उसको नाम दे दिया कोई भी नाटो संगठन या सीटो संगठन, तो उसमें 5 देशों की सेना होती थी। अगर किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो 5 देशों की सेना उसके ऊपर हमला करती थी। तो इस तरीके से दूसरे राष्ट्र को थोड़ा खतरा लगता था और वो उस राष्ट्र को उसके ऊपर हमला नहीं करता था। ऐसे ही सभी राष्ट्रों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, तो ऐसे ही किसी भी राष्ट्र के ऊपर कोई भी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। तो ये सुरक्षा के परंपरागत उपाय हैं, इस तरीके से गुट बनाने से भी। लेकिन इनका गुटों का सिर्फ उद्देश्य कह सकते हो कि अपना बचाव होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे राष्ट्र के ऊपर कब्जा करना होना चाहिए। तो ये सुरक्षा का एक परंपरागत ये भी उपाय है। निशस्त्रीकरण आ जाता है। निशस्त्रीकरण का मतलब, पहले तो इसको छोटे क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण क्या होता है, निशस्त्रीकरण का अर्थ बताओ। तो निशस्त्रीकरण में ऐसे कह सकते हो कि निशस्त्रीकरण में मुख्य रूप से मानव जाति, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जो खतरनाक हथियार हैं उनको ख़त्म करना या नष्ट करना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। इसमें परंपरागत उपाय में इसका कैसे उपयोग किया गया है,
इसमें भी यही उपयोग किया गया कि भाई निशस्त्रीकरण, कहने का मतलब कि जब किस हथियारों जो मानव जाति के लिए खतरनाक हथियार हैं उनको ख़त्म करना। सीधी सी बात है कि जब हथियार ही ख़त्म हो जाएंगे तो मनुष्य जाति को खतरा ही किसी चीज़ से नहीं रहेगा। और जो बिना हथियार के जो कोई अगर लड़ाई होती है तो उसमें इतनी अधिक कैजुअलिटी नहीं हो सकती, या इतनी अधिक कह सकते हो कि जनसंख्या ख़त्म नहीं हो सकती, लोग नहीं मर सकते अधिक संख्या में। तो निशस्त्रीकरण भी एक महत्वपूर्ण उपाय है परंपरागत तरीके से सुरक्षा का। विश्वास बहाली का पॉइंट आ जाता है। विश्वास बहाली में आ जाता है कि भाई एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर विश्वास करना या उनके जैसे अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना, तो एक दूसरे के प्रति हीन भावना पैदा नहीं होगी और एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर विश्वास बना रहेगा कि भाई ये पड़ोसी राष्ट्र या दूसरा मित्र राष्ट्र ऐसी हमारे ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता और वो ऐसा नहीं करेगा, तो वो भी उसके ऊपर दूसरी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन जो विश्वास बना रहता है, कोई कह सकते हो कि जैसे चाइना जैसे राष्ट्र भारत के ऊपर हमेशा चोरी छुपे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्रवाई करते रहते हैं सीमा को लेकर, या फिर वैसे टेक्निकल इशू के कारण हमारे देश की जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से ये एक कह सकते हो कि विश्वास पात्र देश नहीं है। तो ऐसे इस अविश्वास को ख़त्म करके विश्वास पैदा करना विश्वास बहाली कहलाता है। विश्वास एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर का, ये जब एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर इतना विश्वास भरोसा रहेगा तो उसमें सुरक्षा की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, खुद एक दूसरे के ऊपर आदान विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा और हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई आक्रमण होगा। अब नेक्स्ट लास्ट इसका पॉइंट आ जाता है क्वेश्चन का कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद कुछ याद आया हो आपको, मैंने बताया था कि सुरक्षा परिषद ये यूएनओ की एक संस्था है। यूएनओ जो कह सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 15, ये मैंने आपको बताया था, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो इनका ये मुख्य उद्देश्य जो सुरक्षा परिषद का है वो विश्व में शांति स्थापित करने का है कि भाई विश्व में शांति स्थापित कैसे की जाए। काम इसका भी उसी तरीके से जो सैनिक संगठन वगैरह है उसका यह कि कहीं कोई आतंकवादी राष्ट्र वगैरह बनने जा रहा है या कहीं अधिक आतंकवाद का प्रकोप है, उस चीज़ों को ख़त्म करके ये अपने देश, इसमें कई देश 10 देशों की सेना 15 देशों की सेना होती है, इनसे भी ले सकते हैं सेना और इनकी तो शामिल रहती ही है। तो इस तरीके से ये एक छावनी वगैरह बना के उस देश में भेजते हैं और वहाँ कोई भी जो अशांति वगैरह फैली रहती है उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा परिषद का भी कह सकते हो सुरक्षा में एक अहम रोल है या विश्व शांति में एक अहम स्थान है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कि सुरक्षा परिषद के पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा हैं या उपाय हैं, इसमें क्या अंतर है? तो सीधा सा पारंपरिक में आता है कि जो आम तौर पर पहले जो किया जाता था, जिस तरीके से एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण होता था, वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। और जो अपारंपरिक में है कि जो अब जो घटनाएं होने लग गई हैं वो चीज़ें के लिए। तो पहले पारंपरिक उसमें आते हैं कि पारंपरिक में क्या होता था, पारंपरिक सुरक्षा जो होती थी उसमें सैनिक हमले ज़्यादा होते थे, एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर सैनिक कार्रवाई की जाती थी। जबकि जो अपारंपरिक सुरक्षा है उसके क्या क्या उपाय जैसे हैं अवधारणा है, तो उसमें मानव जाति के अस्तित्व को भी खतरा है। पहले मनुष्य मान लीजिए सेना एक दूसरे के ऊपर हमला करती थी, आम नागरिक को बहुत कम निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस टाइम सेना के साथ साथ आम नागरिकों को भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो गया आपका अपारंपरिक, और जो सेना के ऊपर हमला होता था वो है पारंपरिक। मैं आपको पहले पारंपरिक के बारे में बता देता हूँ। जैसे पारंपरिक सुरक्षा है उसमें कभी कभी सैनिकों के साथ आम नागरिक, ये बताया मैंने कि हो जाती थी घटना, उनको भी गोली वगैरह लग जाती थी कार्रवाई में, तो हो जाता। लेकिन अब ये अपारंपरिक में ये बातें आम हो गई हैं और सेना की बजाय आतंकवाद के थ्रू या किसी भी मिसाइल के थ्रू आम जो बड़े बड़े शहर हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है।
इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि भाई सुरक्षा है, युद्धों को रोकने के लिए शक्ति संतुलन अथवा सैनिक गठबंधन आदि बनाए जाते थे। लेकिन अब जो अपारंपरिक सुरक्षा में विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा है। पहले जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सुरक्षा परिषद वगैरह, सुरक्षा परिषद का काम तो रियल में विश्व शांति स्थापित करना होता है, जबकि सैनिक संगठन वगैरह बनाए जाते हैं वो एक दूसरे राष्ट्र के ऊपर कब्जा करने के नियत से भी काम करते हैं। तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। अपारंपरिक सुरक्षा में ये एक दूसरे की ज़मीन या कह सकते हो हड़पने की कोशिश की जाती है। पारंपरिक सुरक्षा में जो है कि बाहरी आक्रमण से बचने के उपाय, कोई दूसरा राष्ट्र किसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करता था तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं भाई? या तो उसके सामने आत्मसमर्पण कर लो, भैया हमारी ताकत नहीं है आपके साथ लड़ाई करने की और आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, या फिर उस राष्ट्र को आप हरा दो तो आप अस्तित्व में कह सकते हो कि रह सकते हो, या फिर उस देश की जो बात शुरुआत में जो बात चल रही है उनकी वो जो जैसा वो कह रहा है वैसी बात मान लें, युद्ध करने का प्रयास ही ना करें। तो ये चीज़ें होती हैं पारंपरिक में। और अपारंपरिक में कुछ एक दो पॉइंट मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें जैसे अकाल वगैरह है, महामारी है, ये आपसी देशों में विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जो हो जाती है, बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, ये सूख का अकाल जो पड़ जाता है, उस तरीके की भूखमरी की समस्या पैदा हो जाती है। ये अपारंपरिक में है। और अपारंपरिक में शामिल होने के कारण ये पर्यावरण प्रदूषण वगैरह भी हैं, और ये इनको समाप्त करना एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत ही कठिन हो गया है। और जैसे जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है ये चीज़ें अधिक बढ़ती जा रही है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये आतंकवाद वगैरह तो आतंकवादी राष्ट्रों के ही देन है। तो इस तरीके से अपारंपरिक और पारंपरिक के अवधारणा में अंतर है। भाई पारंपरिक कह सकते हो कि जो काफ़ी पहले समय से जिस तरीके से कार्रवाई होती रहती थी, हमले होते रहते थे, वो चीज़ें शामिल हैं। और अपारंपरिक में वो है कि जो अचानक हो जाती हैं या फिर आधुनिक टाइम में उनका रूप बदल दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ उन जो दूसरे राष्ट्र हैं उनकी नीयत भी बदल गई है, ना कि सैनिक के ऊपर कार्रवाई करके बल्कि आम नागरिकों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो विश्व के सामने प्रमुख समस्याएं कह सकते हो, मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो जो विश्व में के सामने सबसे पहले जो समस्या आपको दिखाई देती है वो है एक आतंकवाद। आतंकवाद आज किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं रहकर पूरे विश्व की समस्या बन चुका है, क्योंकि किसी एक राष्ट्र को प्रभावित नहीं किया है इन्होंने। जैसे सीरिया वगैरह हैं, ये जो राष्ट्र हैं इनमें तो पूरा का पूरा ही आतंकवादियों का कह सकते हो गढ़ रहा है। और ये मुस्लिम ईसाई कह सकते हो, इस तरीके से मुसलमान ISI संगठन था, इन्होंने वहाँ सीरिया वगैरह में, इनमें ईरान में, इराक में, इस तरीके में बहुत अधिक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि वहाँ की सेना इनके ऊपर कार्रवाई करने में विफल रही। तो जैसे दूसरे सुरक्षा परिषद की सेना वगैरह ने वहाँ पर जाकर कार्रवाई की और वहाँ पर उनका काफ़ी हद तक सफाया किया था। तो ये आतंकवाद की समस्या किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। एक जो गरीबी की समस्या आ जाती है आज के टाइम में भी, दक्षिण अफ्रीका जैसे जो देश हैं उनमें सबसे मेन समस्या होती है कि लोगों के यहाँ तक कि भोजन की व्यवस्था करने की समस्या है। और जो ये रोटी, कपड़ा और मकान जो चीज़ होता है ये आपकी मूलभूत आवश्यकताओं में आती है। जहाँ जिस राष्ट्र में मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति नहीं हो पा रही है वो कह सकते हो कि गरीबी राष्ट्र है। भारत में भी आपके लगभग कह सकते हो कि 25% के लगभग गरीबी रेखा से जो नीचे है उनमें लोग जीवन यापन कर रहे हैं। एक पर्यावरण की समस्या आ जाती है। पर्यावरण की समस्या में सारे तरीके के भाई प्रदूषण वगैरह हैं, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में कारखाने वगैरह लगते जा रहे हैं। तो वहाँ तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई है कि लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो स्वतः ही बीमार होते जा रहे हैं और उनके कह सकते हो कि काफ़ी हानिकारक बीमारियां होने के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये समस्या भी एक, और ये किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए नहीं है, धीरे धीरे हवा का रुख है कि पर्यावरण में घुल जाती है और वो पूरे विश्व की कह सकते हो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है और ये बीमारियां पूरे विश्व में फैल जाती हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी हैं
स्वास्थ्य संबंधी कुछ पर्यावरण से प्रदूषण से ले सकते हो आपकी पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने के कारण भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जबकि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका आज तक इलाज ही नहीं संभव नहीं हो पाया है, जैसे कैंसर वगैरह है, HIV एड्स वगैरह हैं। और आजकल जो कुछ इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो आपके चर्म रोग कह सकते हो कि वो हो रहे हैं, उससे भी आपकी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और ऐसी पर्यावरण में जो विश्व के सामने है उसमें बढ़ते हुए आगे आता है कि विश्व ताप में वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ता जा रहा है कह सकते हो। और ये हो किस कारण से रहा है, अधिक से मतलब वर्षा कम होने के कारण, पेड़ों की कटाई होने के कारण और औद्योगिकरण अधिक होने के कारण। औद्योगिकरण होता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेड़ों वगैरह ये कटाई होती जा रही है। अगर बराबर प्रकृति का संतुलन बना रहे, बारिश वगैरह वर्षा अच्छी होती रहे, तो इस तरह की समस्या नहीं होती है। तो विश्व ताप की वृद्धि में भी है, अभी कुछ आंकड़े आ रहे थे कि लगभग 2032 तक लगभग समथिंग 17 से 22 लाख के आसपास लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ आने वाले टाइम में कम से कम 2 से 5 डिग्री का तापमान आपका बढ़ सकता है। और जहाँ ऑलरेडी आप कह सकते हो कि आप 50 का रहता है, 50-55 का टेम्परेचर रहता है, वहाँ अगर 5-60 पे हो जाता है तो वहाँ रुक पाना मुश्किल है, मजबूरन वहाँ को उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो इलाका बिल्कुल बंजर टाइप का हो जाएगा, वहाँ रिहायशी इलाका नहीं रह सकते और लोगों को बेरोजगारी भी बढ़ेगी और बंजर भूमि भी बढ़ेगी। तो इसी कारण इन विश्व के जो सामने समस्याएं हैं, और ये समस्याएं किसी एक राष्ट्र की नहीं है, संपूर्ण विश्व को मिलकर इन समस्या का समाधान करना पड़ेगा और तभी जाके प्रकृति संतुलन स्थापित किया जा सकता है। और बचे हुए कुछ इसके नेक्स्ट पॉइंट हैं आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद।